प्रिय हिलांश, कल बहुत बातें हुई। मैंने सोचा कि तुम्हें एक पत्र लिखकर ही विस्तार से बातें कहूं। अपनी बातों को कहने के माध्यम और शब्द हर इंसान अपने स्वभाव के अनुसार खोज लेता है। इन बातों को सुनने सुनाने के लिए वो बना लेता है अपनी तरह के दोस्त और ढूंढ लेता है परिजन भी। हमारे जीवन कितने ही महाकाव्यात्मक सत्यों के बीच धरती पर आया हो, पर हम सबका भौतिक सत्य हमारा समाज ही है। हम समाज की परिधि में ही आकर प्रेम और दोस्ती जैसे दो अनमोल रिश्ते अपने लिए तय करते हैं, जो कम से कम हमारे पैदा होने के साथ ही हमसे चिपट के जन्म नहीं लेते, बल्कि वो हमारा चुनाव होते हैं। एक उपन्यास इन दिनों पढ़ रहा हूं। इस उपन्यास को पढ़ते हुए मुझे इसके पात्र आल्तिनाई का कथन, हर प्राणी का अपना वसंत और अपना पतझड़ होता है, ये कथन मुझे मेरे जीवन के बहुत करीब लगा। ये इत्तेफाक है कि ये सच में वसंत के दिन है। ये न शीत ऋतु है, न ही सावन। मुझे अब तक के जिए जीवन में दो ही मौसम पसंद है। मैं जब वसंत के दिनों में तुम्हें खत लिख रहा हूं, उस वक्त पहाड़ अपने ही रंग में है। नैनीताल की ताल भर उठी है। मेरे निर्निमेष मन सी धवल बतखें उस पर रोज प्रभात फेरी करती हैं। ओक के वृक्षों पर हरे रंग के दर्जनों शेड्स आए। ऊपर नीला आसमान और सामने पहाड़ों के बीच से निकलता सूरज इन रंगों को उभार कर मन को और कौतुक और रोमांच से भर देता है। तुम जानती हो, मैं कॉलेज के बाद अक्सर मल्लीताल के खोखों में अपनी मित्र मंडली के साथ बैठकर चाय सिगरेट पीता हूं। यह बेरोजगारी का निभृत दौर है और हम हैं कि क्रांतिकारी हुए जा रहे हैं। मैं इन दिनों उत्तराखंड के जनकवि गिरदा के गीतों को गा रहा हूं। तुमने पूछा है कि मैं आजकल लिखता क्यों नहीं हूं। मैंने लिखना पिछले 2 सालों से छोड़ रखा है। अपने पहाड़ पिथौरागढ़ से यहाँ आने के बाद लेखन को लेकर मुझे खुद ही बहुत संशय होने लगा है। मैं तुम्हें अपने बारे में सब बताना चाहता हूं। लिखना मेरे लिए जीने की कसक के साथ शुरू हुआ। अरसे पहले मैं जब कक्षा 8 में पढ़ता था, मेरे पिता चल बसे। 6 भाई बहनों में मैं सबसे छोटा हूं। मैं तब अपने गांव में ही पढ़ रहा था और अक्सर ईजा, जो एक आम पहाड़न है, रातों को विरह का गीत गाती हुई बहुत देर तक रेडियो के कान उमेठा करती। यहीं से मैं उस जीवन की ओर अग्रसर हुआ जहां मैं सहानुभूति की बजाय सीधे से समानुभूति की तरफ बढ़ गया। मैं एक सैनिक गांव से ताल्लुक रखता हूं। रोजगार और नौकरी की तलाश में बाहर गए पुरुषों के गांव में जब मैं बड़ा हो रहा था, तभी से गांव की महिलाओं के साथ दूर पहाड़ों पर रात को लोकगीत गाने पहाड़ी नदियों और जंगलों के पार जाता था। वहीं से मेरे मन में लिखने जैसी कोई चीज आ गई होगी। अब पीछे मुड़ता हूं तो उन रास्तों में केवल उदासी है। मैं अक्सर ही एक बेचैनी से भर जाने को मजबूर हो जाता हूं। पहाड़ अब खाली होते जा रहे हैं। मैं पीएचडी करने अपनी ईजा को वहां गांव में छोड़ यहां इस अंग्रेजी नकल के शहर में आ गया हूं। यहां पहाड़ को देखने का मेरा नजरिया अजीब होता जा रहा है। अपने ही पहाड़ को देखने के लिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पर्यटकों की तरह हो गया है। इन सबके बीच मेरा वो आत्मसंघर्ष भी है जो मुझे शहर में टिकाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। ईजा जो पैसे भेजती है वो बहुत कम है, तो भी वो अपने लिए कुछ नहीं रख के मुझे महीने का खर्चा देती है। मैं अक्सर उसी पैसे से किताबें और फीस का जुगाड़ करता हूँ। इधर नैनीताल में एक सुविधा तो है कि कम पैसों में फड़ों पर लगे सेकंड हैंड बढ़िया ब्रांड के कपड़े आपको मिल जाते हैं। आप अपने अमीर दोस्तों के बीच उनके ब्रांड के साथ होड़ लगा सकते हो, बशर्ते कि आपको कपड़े घर ले जाकर बढ़िया ढंग से धोकर फिट करवाने के लिए एक बार दर्जी को देने होंगे। तुम्हें पता, मुझे इस बीच एक दिन यूजीसी स्टाफ सेंटर हर्मिटेज बड़ी कोठी के एक प्रोफेसर साहब ने बहुत बेइज्जत किया कि मैं टॉयलेट स्लीपर पहनकर सेमिनार में क्यों गया। मैंने वो शानदार चप्पल मॉल रोड में गिरते चिनारों के बीच बाटा के शोरूम से खरीदी थी। सेम वही चप्पलें मैंने अपने एक मणिपुरी दोस्त के पैरों में देखी थी। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि पैसा और रुआब किसी को किस हद तक गिरा सकता है, कि वो ये तक सोचना भूल गए कि इस पहाड़ी कैंपस में जो भी विद्यार्थी आता है वो सब उसकी तरह किसी बड़ी कोठी पर नहीं रहते, जहां हर जगह जाने की चप्पलें अलग अलग हों। ये सब सुनकर तुम हंसोगी जरूर, पर यकीन जानो वो ये कहते हुए वहां से चला गया। अगर कुछ देर और वहां टिके रहता ना, तो मैं उसकी तरफ पत्थर उछाल कर मारता। मुझे लगता है मेरा विश्वविद्यालय मेरा जीवन है। मैंने यहां प्रेम करना सीखा। इधर नैनीताल आने के बाद मेरे जीवन में बहुत सी उथली औपचारिकताएं घर कर गई हैं। ये इरादा पुख्ता है कि देर सबेर मैं इनसे मुक्त हो जाऊंगा। मुझे औपचारिकताओं से भरा जीवन बहुत ही नाटकीय और उबाऊ लगता है।
इसलिए तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हें जो भी भला बुरा कहना हो मुझे बिना लाग लपेट के कह सकती हो। मैं अपने बारे में दोनों बातें सुन सकने का धैर्य रखता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि असहमतियां हमारे जीवन राहों की गतिरोधक नहीं बल्कि एक दूसरे की वैचारिक तार्किकता को समझते हुए आगे बढ़ने का नाम है। तुम इस बारे में क्या सोचती हो? अभी मुझे इसका अंदाजा नहीं है, तुम बेहिचक बताना। तुम असहमतियों को लेकर क्या सोचती हो? मुझे एक अनौपचारिक दुनिया पसंद है जहां हम जैसे हैं वैसे दिखें, पर इधर धीरे से ही सही औपचारिक होने लगा हूं। इस बात पर गौर करने लगा हूं कि हर जगह आप वैसे नहीं रह सकते जैसे आप हैं। परंतु मैं इस ढब का आदमी कतई नहीं हूं। मुझे दिखावे और हल्केपन से कोफ्त होने लगती है, फिर वो चाहे मैं खुद ही क्यों ना करूं। मुझे तुम्हारे साथ रहते हुए अरसा हुआ, पर इन मुद्दों पर बात नहीं हुई। हाँ, मगर भीतर लगता रहता है कि तुम जरूर इस बात को समझती हो। तुमने पूछा था मैं ब्लैक टी ही क्यों पीता हूं, जबकि ठेठ पहाड़ी आदमी तो दूध की चाय को पीतल के ग्लास में भरकर पीता है। सच बात तो यह है कि नैनीताल के इस कमरे में हमारे बहुत से दोस्तों का आना जाना है। दिन भर केतली चूल्हे पर चढ़ी रहती है। पहले पहले हम दूध की चाय बनाया करते थे। एक दिन मेरे रूममेट यशपाल दा और मैंने तय किया कि 4 लीटर दूध के बजाय क्यों ना हम काली चाय पिएं और पिलाएं। पैसे बचेंगे, इसी ख्याल से हमने ब्लैक टी पीना शुरू किया था। पर अब आदत सी हो गई है। जब से हमने काली चाय पीनी शुरू की, सभी दोस्तों को लगा हमारे स्टेटस में बड़े लोगों वाला बदलाव किसी खास वजह से आया। ये भी बढ़िया रहा। जिनको हमने दूध डली शानदार चाय पिलाई थी, वो भी कहने लगे ब्लैक टी का मजा ही कुछ और है। पर सच तो केवल मैं ही जानता हूं, अब मेरे अलावा तुम। इस तरह मैं ब्लैक टी पीने लगा। प्रेम, जिंदगी में कितने छोटे से वाकये होते हैं, पर आप अपने जीने के स्वरूप, आदत और स्वभाव बदल देते हैं। गतिशील दुनिया में बदलाव वाकई एक जरूरी परिघटना है। हम केवल प्रेम करने के लिए पैदा हुए। किसी का दिल दुखाना और उसे बुरा महसूस कराना भी एक हिंसा ही है। परंतु इन्हीं परिस्थितियों और हिंसक खरोंचों से आप कितना कुछ सीख जाते हैं। मैंने यही सीखा है। ये कहीं से तुम्हारे सामने खुद को भला मानुष दर्शाने या इम्प्रेस करने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं, मैं जैसा लिख रहा हूं मैं ये हूं। एक खांटी पहाड़ी किसान परिवार में पैदा होना शायद मुझे मिट्टी की महक के सबसे करीब ले गया। तुमने पूछा है मेरे जीवन का मेरा उद्देश्य क्या है। मुझे हमेशा इस बात से भी बड़ी घुटन होने लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन तो जीवन है, उसे हवा की तरह बहना चाहिए। मुझ जैसे लोग किसी छवि में कैसे बच सकते हैं। मेरा नाम अनिल हवा ही का पर्याय है। मेरे लिए एक ही उद्देश्य है कि मैं एक मुकम्मल इंसान होने की दिशा में आगे बढ़ूं। मैं औसत कमियों के साथ पैदा हुआ एक व्यक्ति हूं। मुझे नीला और लाल रंग पसंद है, हरा मेरी आत्मा का रंग है। यही सब कहना था। बातें अभी आगे बढ़ेंगी अगर तुम चाहो। मैं कहना चाहता हूं कि यही मैं हूं, इतना ही साधारण। इससे तुम्हारे स्वप्न प्रेमी की कल्पना शायद ही मिले, पर जो मैं हूं मैं इतना ही सहज जीवन चाहता हूं, जहां दीवारों पर खिड़कियां हो, प्रेम पर दावे ना हो। प्रेम जो एक दूसरे को अपनी सहजता के साथ मुक्त रख सके। तुम जानती हो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। प्रेम पर यकीन रखना मेरे लिए इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की तरह है। अपने प्रिय कवि जायसी के शब्दों में कहूं तो मानुष प्रेम भयों बैकुंठी, ना तका छार भर मुठी। प्रेम, हम धरती के जिस उपेक्षित कोने और भूगोल में पैदा हुए हैं, वहां भी धड़कते दिल मौजूद हैं। हुलस्ते भाव और लोकगीत का मोह भी है। देर रात तक गोल घेरे में गीत गाती महिलाएं हैं, जो अक्सर घर लौटते हुए अपने प्रेमियों को गीतों ही गीतों में कहती हैं, हिमाल में बांझ की हवा है, जाने आज मिलने के बाद फिर कब मिलना होगा। मैं भी ये कहना चाहता हूं तुमसे, अभी के लिए विदा। उम्मीद करता हूं फिर मिलना होगा। कब, ये तुम तय करना। तुम्हारा अनिल। यह खत 2013 में अनिल कार्की, जो मेरे दादा हैं, उन्होंने हिलांश के नाम लिखा था। आशा है आपको यह खत पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे दूसरों तक साझा जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए।